नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर अपने व्याकरण के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले जाना था भाषा के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि ये शुरुआत हम यहाँ से, यानी कि व्याकरण का जब हम शुरुआत करते हैं, यानी व्याकरण को जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें व्याकरण के बारे में जानना चाहिए कि व्याकरण आखिर होती क्या है। तो उससे पहले हम जिस भाषा में समझ रहे हैं, हमें उस भाषा के बारे में जानना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि व्याकरण तो अंग्रेजी का व्याकरण भी होता है, या अगर कोई और अन्य भाषाएं हैं उनका भी व्याकरण होता है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हमें भाषा के बारे में जानना होता है। तो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया, भाषा हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है? हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, और इसी के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को हम बता रहे हैं वो हमारे विचारों को जानता है, और जिसकी हम सुन रहे हैं हम उसके विचारों को जानते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको भाषा की परिभाषा नोट करवाई थी, आप सभी ने कॉपी में नोट भी करी होगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा जो भारत है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि बोली जाती है। और आपको पता है विभिन्नताओं में एकता वाला देश है हमारा भारत, और यहाँ पर बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग तरह की जो क्षेत्र है, अलग क्षेत्र विशेष में कुछ अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना। और चारों, जैसे आपका उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, और आपका पश्चिमी जो भारत है, सब जगह जो है अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से लगभग 22 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि विभिन्न प्रदेशों में, जैसे कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पे पंजाबी, कहीं पे कश्मीरी, कहीं पे तमिल, कहीं पे मलयालम, कहीं पे राजस्थानी, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कि विश्व में एक दूसरी भाषा भी है, यानी कि जो पूरे विश्व की एक भाषा है वो है अंग्रेजी। यानी कि अगर आप को अंग्रेजी अगर मैं आप बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको दूसरी भाषा, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है जो इंग्लिश, इसका भी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये भी विश्व के दूसरे स्थानों पर बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था भाषा के रूप। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था भाषा के रूप या भाषा के प्रकार कह सकते हैं। तो भाषा के दो मुख्य रूप यहाँ पर मैंने आपको बताए थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिसमें मैंने आपको मौखिक भाषा के विषय में बताया था कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा सबसे प्राचीनतम रूप है भाषा का, यानी कि जब इंसान जो है अक्षर ज्ञान उसको नहीं था, जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस टाइम से वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता था, अपने भावों को व्यक्त करता था, अपनी बातचीत जो करता था, उसका जो माध्यम था वो मौखिक भाषा ही थी। यानी कि वो बोलकर ही उन सब चीजों को व्यक्त करता था, विभिन्न तरह की ध्वनियां वो अपने मुख से निकालता था। तो इस तरह से मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हुए फिर हमने लिखित भाषा को भी जाना। मौखिक भाषा के एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए जो आज के टाइम में हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा रेडियो, ठीक है ना। और अभी जैसे स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, बातचीत, जो ये सब हम करते हैं, ये सब मौखिक भाषा से ही होता है। यानी कि कहीं पर हम आपस में बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, किसी से हम किसी टॉपिक पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर क्या होता है, मौखिक भाषा में ही होता है। उसके बाद आता है लिखित भाषा। अब अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को, जो मन में भाव आ रहे हैं उनको लिखकर व्यक्त करना, लिखकर अभिव्यक्त करना, यानी कि जो भाषा का लिखित रूप है, अभी तक केवल बोलकर व्यक्त कर रहे थे, अब उसी चीज को लिख रहे हैं, तो जो लिखित रूप है उसको हम कहते हैं लिखित भाषा, ठीक है ना। तो ये कब हुआ, जब मनुष्य ने थोड़ा बहुत जो है अक्षर ज्ञान सीखा। तो ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? हमने आपकी छोटी क्लासेस में, शायद क्लास 7th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो हमारे अक्षर के बारे में था, यानी कि जब अक्षरों की शुरुआत हुई थी उसके बारे में था। तो वहां पर किस तरह से बताया गया था ना कि पहले जो मनुष्य होता था वो अपने विचारों को, अपने भावों को कैसे व्यक्त करता था, कैसे बताता था।
चित्र के माध्यम से, ठीक है ना। अगर उसको सन के बारे में डिस्कस करना है, सूरज के बारे में डिस्कस करना है, तो वो इस तरह का चित्र जो है एक बना देता था, ठीक है ना। किसी एनिमल के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में अगर बातचीत करनी है तो इस तरह का चित्र जो है वहां पर बना देता था, ठीक है। अगर किसी जानवर के बारे में बातचीत करनी है तो इस तरह का चित्र वहां पर वो बना देता था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या थी, ये एक तरीका था, ये एक भाषा ही थी, यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो यहीं से हुई थी, यानी चित्रों के माध्यम से। अगर पेड़ के बारे में बताना है तो वो इस तरह का जो है चित्र बना देता था, यानी कि वो एक पेड़ को बता रहा है। तो ये सारी उस टाइम की भाषा थी, यानी कि वो भाषा को व्यक्त कर रहा है, वो अपने मन के भावों को बताना चाह रहा है। तो शुरुआत जो है यहाँ पर हुई थी, आपने देखा होगा कि जो हमने बहुत सारी जो गुफाएं हैं या जो हमने प्राचीनतम जो लेख पढ़े हैं या उनसे जो खुदाइयां हुई, तो उनसे पता चला कि किस तरह से उस टाइम पे जो मनुष्य था वो अपने विचारों को, अपने भावों को जो है अंकित करता था, व्यक्त करता था, ठीक है। तो ये है भाषा का लिखित रूप। उसके बारे में उसके बाद मैंने आपको बताई थी बोलियां। बोलियां क्या होती हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, यानी कि क्षेत्रीय रूप से बोली जाने वाली। जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं और यहाँ पर आपके दो मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। अब देखिए जो गढ़वाल मंडल है ना, यहाँ पर बोली जाती है गढ़वाली। और गढ़वाली में भी अगर आप पौड़ी की तरफ चले जाएं या अगर आप टिहरी की तरफ चले जाएं या अगर आप उत्तरकाशी की तरफ चले जाएं या अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि भाषा को का जो टोन है या तरीका है वो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन उसको बोला जाता है कि वो गढ़वाली भाषा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप कुमाऊं मंडल में चले जाते हैं तो कुमाऊं मंडल में भी अगर आप पिथौरागढ़ की तरफ चले जाएं या आप इधर पहले ही अल्मोड़ा या बागेश्वर इस तरफ आप जाएं तो सब जगह आपको है वो कुमाऊनी भाषा, लेकिन उसके टोन में भी आपको अंतर मिलता है, ठीक है ना। तो जो ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं उन्हें कहते हैं हम बोलियां, ठीक है ना। तो हिंदी की प्रमुख बोलियां कुछ यहाँ पर बताई गई हैं और इनको हम हिंदी की उपभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा कि भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, अवधी हो गई, मारवाड़ी हो गई, गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई, ये सब क्या है? आपकी हिंदी की बोलियां हैं और हिंदी की उपभाषाएं भी इन्हें कहते हैं। समझ आया सभी को? तो लास्ट सेशन से हम यहाँ पर भाषा और उसके बाद हमने भाषा के रूप, उसके बाद बोली, और जो मेन चीज हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? मैंने आपको लिपि की परिभाषा यहाँ पर बताई थी और कहा था कि भाषा की ध्वनियों को, जो मौखिक ध्वनियां हैं, ठीक है ना, भाषा की ध्वनियों को यानी कि जो मौखिक ध्वनियां हैं उनको प्रकट करने के लिए, उनको एक तरह से लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं और उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको लिखवाया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारी देश में जो अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है लगभग, ठीक है ना। तो इतनी सारी जो अलग अलग भाषाएं हैं, इन सभी की जो लिपियां होती हैं, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो उसका उच्चारण जब हम करेंगे तो उसका जो लिखित रूप होगा वो भी तो अलग होगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जैसे हमारी हिंदी भाषा है, ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। तो ये मैंने आप सभी को लास्ट सेशन में जो है याद करके आने के लिए कहा था कि ये आप याद करेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, और भी बहुत सारी भाषाएं, ठीक है ना। यहाँ पे कन्नड़, मलयालम और अवधी, इन बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ब्रज भाषा, ठीक है, राजस्थानी। तो इन सब की आपको लिपियां याद करनी कि इन सबको लिखा किस रूप में जाता है, ठीक है ना। तो जो हिंदी भाषा की लिपि, अब आप एक चीज तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जो हिंदी और संस्कृत भाषा है इसकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी,
ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था यहाँ तक, और उसके बाद जो हम सबसे पहले आए थे, जो लास्ट सेशन में मेन चीज पढ़ी थी वो था व्याकरण। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण के लिए मैंने यहाँ पर बताया था, उसकी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का ज्ञान करते हैं। भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का ज्ञान करते हैं। तो आप किस तरह से जो व्याकरण में आप ये सीखते हैं कि कैसे आप भाषा का शुद्ध रूप क्या है और उसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आप उसमें सीखते हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके 3 मुख्य अंग होते हैं, व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, या मैंने भाग आपको कहा था के अंग, ठीक है ना, या भाग कह सकते हैं। तो 3 मुख्य अंग या 3 मुख्य भाग जो है व्याकरण के, जो मैंने बताए थे आप लोगों को, वो था आपका सबसे पहले वर्ण विचार, और दूसरा शब्द विचार, और आपका तीसरा वाक्य विचार। अब देखिए क्लास 9th में है आप लोग, और जैसे मैंने कहा कि हम व्याकरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वैसे तो आपके व्याकरण में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे आपका अलंकार है, या आपका समास है, या आपके जो वाच्य है, या आपका अलग अलग चीजें। लेकिन इन सब चीजों को आप समझेंगे कैसे, इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे कैसे, अगर आपको शुरुआत ही नहीं पता होगी, आपको पता ही नहीं होगा व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण मैंने बताया कि वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान, कि किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसका हम ज्ञान करते हैं। तो ये है आपका व्याकरण, ठीक है ना। और इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, यानी कि इसमें हम मेनली 3 चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम भाषा के शुद्ध रूप की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये हिंदी भाषा के शुद्ध रूप की बात हो रही है, तो उसमें जो है सबसे पहले हम जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि व्याकरण का जो पहला अंग है वो है वर्ण, ठीक है। वर्ण पर विचार हम यहाँ पर करते हैं कि आखिर ये वर्ण होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको कैसे उच्चारित किया जाता है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं वर्ण विचार में, यानी कि एक वर्ण पर विचार करते हैं। तो वर्ण पर जब हम विचार करेंगे, वर्ण को जब हम शुद्ध रूप जानेंगे, वर्ण का, वर्ण को जब हम शुद्ध रूप में उच्चारित करेंगे, वर्ण को जब हम शुद्ध रूप में व्यवस्थित करेंगे, तभी बनेगा हमारा शब्द, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है व्याकरण के अंगों में वो है हमारा शब्द विचार, यानी कि यहाँ पर हम एक शब्द पर विचार करते हैं कि शब्द कैसे बना, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, व्याकरण में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ये हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है शब्द विचार। उसके बाद आता है वाक्य, क्योंकि जब हम शब्दों को सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं, सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम में, यानी कि ऐसे क्रम में हम लगाते हैं कि उसका कुछ मीनिंग निकले, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं वाक्य। अब देखिए जो शब्दों से बना है वाक्य, उस पर भी हमने विचार करना है, यानी कि व्याकरण जब हम पढ़ रहे हैं तो वाक्य के बारे में तो हमने पढ़ना ही है। तो वाक्य पर विचार करते हैं, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं कि अर्थ क्या निकल रहा है वाक्य का, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना कैसे हुई है वाक्य की, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उन सब का विचार करते हैं हम अपने 3rd टॉपिक यानी कि वाक्य विचार में। तो ये सब चीजें तो हम आगे पढ़ेंगे ही, क्योंकि ये इसी के साथ, इसी से पूरी जुड़ी हुई है हमारी व्याकरण। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि जैसे कि वैसे तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपके क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th
यानी कि इतने तक ही आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक आप वर्ण के बारे में जानते हैं। उसके बाद आपको वर्ण का प्रॉपर तरीके से ज्ञान हो जाता है और आप लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो वर्ण विचार, तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत करेंगे वो वर्ण से ही करेंगे, क्योंकि अगर व्याकरण को पढ़ना है तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए वर्ण पर विचार हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे सबसे पहले कि आखिर वर्ण होता क्या है। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा जब आप क्लास फर्स्ट में, क्योंकि एलकेजी यूकेजी तक तो आपको थोड़ा बहुत सिखाते हैं कि आपको जब प्ले में आप होते हैं, ठीक है ना, प्ले में होते हैं या नर्सरी में होते हैं, तो आपको सिखाया जाता है कि बच्चा स्टैंडिंग लाइन खींचिए, यानी कि आपको पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, आपको कंट्रोल सिखाया जाता है कि आप पेंसिल पर कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर आपको सिखाया जाता है कि स्लीपिंग लाइन खींचिए, फिर आपको सिखाया जाता है एक स्लांटिंग लाइन खींचिए, फिर आपको सिखाया जाता है एक हाफ सर्कल बनाइए, फिर आपको सिखाया जाता है कि एक और हाफ सर्कल बनाइए, ठीक है ना। तो जब आप इन सब चीजों को सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं और हाफ सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ये सब चीजें, ये शुरुआत होती है आपके लेखन की, ठीक है ना। ये आपको सिखाया जाता है, ये सारी चीजें आपको सिखाया जाता है। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, या इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे सर्कल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों सिखाते हैं? ताकि आपका कंट्रोल पेंसिल पर रहे, ठीक है। तो ये तो है शुरुआत, लेकिन उसके बाद जो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है वो आपको सिखाया जाता है जो आपका वर्ण है, ठीक है ना। और उसको बनाना कैसे सिखाया जाता है? पहले तो आपको रटाया जाता है कि अ से अनार, फिर आपको अनार का चित्र दिखाया जाता है, ठीक है ना। और फिर आपको सिखाया जाता है आ से आम, फिर आपको आम का चित्र दिखाया जाता है, जिससे कि आप याद कर सके, उन चीजों को समझ सके। लेकिन फिर जब वही चीजें आपको लिखनी सिखाई जाती हैं तो आपसे कहा जाता है पहले एक हाफ सर्कल बनाइए, फिर एक और हाफ सर्कल बनाइए, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये आपका बन जाता है अ। इस तरह से फिर आपको आ, इस, ई, उफ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, यानी कि पूरे के पूरे जो सिखाए जाते हैं आपको वो कहलाते हैं आपके स्वर, ठीक है। स्वरों का ज्ञान कराया जाता है। आ, इ, ई, ठीक है ना। तो ये स्वरों का ज्ञान आपको कराया जाता है और इन सब चीजों को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला, ठीक है, जिसमें आपका क, ख, ग, घ ये भी आपका आ जाता है और अ से अह तक भी आपका आ जाता है। तो इसे कहते हैं हम वर्ण, इन सभी को कहते हैं हम वर्ण। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद आता है वर्ण विचार। तो क्या बताया मैंने आपको? वर्ण विचार में क्या करेंगे कि व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के लक्षणों के बारे में जानते हैं, उनके भेदों के बारे में जानते हैं, उसके उच्चारण आदि के बारे में जानते हैं, यानी कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह का आकार होता है, किस तरह की बनावट होती है, किस तरह उसका उच्चारण किया जाता है। सबसे मेन चीज जो गलतियां होती है, अशुद्धि संशोधन। आपके एग्जाम में आता है कि आशीर्वाद शब्द को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है ना। तो आप कई बार उसमें गलती कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उच्चारण की समस्या है, ठीक है ना। शेर, सड़क, ठीक है ना, सर्प, ये सब चीजें, ये जो उच्चारण है, जिस तरह का उच्चारण करेंगे लिखेंगे भी वैसा, और वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। तो इन्हीं सब चीजों के लिए, यानी कि हम उसमें वर्णों के आकार, वर्णों की आकृति, वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण आदि का जहां पर हम ज्ञान करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ण विचार। उसको क्या कहते हैं हम? वर्ण विचार। एक वर्ण पर यहाँ पर विचार करेंगे। तो ये एक बहुत ही छोटी क्लास का टॉपिक है, लेकिन मुझे पता है कि 9th क्लास तक आते आते बच्चे ये सब भूल जाते हैं।
जब वो समास पढ़ने लगते हैं, संधि पढ़ने लगते हैं और बाकी आपका व्याकरण के अलंकार और आपके कारक, ये सब चीजें उनको लगता है कि ये बहुत मतलब छोटी चीज है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। जिसको ये ज्ञान नहीं होगा उसको आगे अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में हम सबसे पहले देखिए हम वर्णों के समूह को देखते हैं, और वर्णों का जो ये समूह होता है यही वर्णमाला कहलाता है। कुछ याद आया आपको बचपन का? देखिए यही चीजें आप बचपन में लिखते हैं, वर्णमाला। आपको गृह कार्य में भी दिया जाता है, आपको स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, हिंदी वर्णमाला। वर्णों का समूह, पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है वर्णों का, पूरा का पूरा ये जो समूह है वर्णों का, ये क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना, वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए वर्णमाला तो आपको समझ आ गई, लेकिन वर्णमाला में आप देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे शब्द हैं वो अ से लेकर अह तक के हैं, और कुछ हैं हमारे क से लेकर ज्ञ तक के, ठीक है ना, क से लेकर ज्ञ तक के और अ से लेकर अह तक के। अब इनको अगर एक साथ समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्णों को के दो भेद यहाँ पर बताते हैं। क्या बताते हैं? वर्णों के दो भेद हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या बताते हैं, वर्णों के भेद में जो मेन चीज वो हम सबसे पहले बताते हैं आपको, स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद में हम क्या बताते हैं आपको, मुख्य रूप से दो भेद, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। तो क्या होते हैं स्वर, क्या होते हैं व्यंजन, क्या होते हैं स्वर, क्या होते हैं व्यंजन, इनको हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा स्वर, ठीक है। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा, पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन व्याकरण के सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम आगे शब्दों के बारे में जान पाएंगे, वाक्य के बारे में जान पाएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद, शब्द के प्रकार, शब्द के भेद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आने वाले टाइम में, यानी कि 9th क्लास में, ठीक है ना। तो वर्ण के भेद जिसमें हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। सबसे पहला भेद है हमारा स्वर और दूसरा भेद है हमारा व्यंजन। अब देखिए हमने कहा स्वर, स्वर होते क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, यानी कि जिनका अपना स्वर है, जिनको उच्चारण करने के लिए हम किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेते हैं। उच्चारित कीजिए, अ, आ, इह, ई, ठीक है ना। तो ये है आपके स्वर वर्ण, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये है आपके स्वर वर्ण, और ये है आपके ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हमें किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो देखिए पहला है अ वर्ण, आ वर्ण, इह वर्ण, ई वर्ण, उह, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। अब इनको एक बार काउंट कीजिए, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है, क्योंकि ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया ताकि आप खुद से देखें, ठीक है ना। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी संख्या है, कितनी है संख्या, 11, ठीक है ना। तो जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, 11। ध्यान से समझिएगा, स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की या अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसको स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये संख्या में 11 होते हैं, कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में अब देखिए, इसको भी मैं आपको बताऊंगी, स्वरों के भेद। उसके बाद आता है हमारा व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो है, इसमें आपके आ जाते हैं ये बाकी के, जितने भी जो बाकी के आपने पढ़े हैं ना यहाँ पर, क से लेकर ज्ञ तक। ठीक है ना। तो जो आपके स्वर वर्ण होते हैं ना, उनकी संख्या होती है 11। जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 33। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, स्वर 11, व्यंजन 33, टोटल 44। यानी कि आपकी जो हिंदी वर्णमाला है, यहाँ पर टोटल 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, ये आपका एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं स्वर वर्ण, वो मैंने आपको बता दिए। आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर है। और उसके बाद अब देखिए, ये जो स्वर वर्ण आपने पढ़े ये 11 होते हैं, लेकिन इसको भी हमने कुछ भेदों में बांटा है। इसको भी हमने अलग अलग भेदों में बांटा है, जो है आपका दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। 3 तरह के स्वर होते हैं। स्वरों को भी हमने फिर से 3 भागों में बांटा। अब जब आप संधि करेंगे ना, संधि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चीज समझ में आएंगी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, स्वरों को 3 भेदों में बांटा है। तो स्वरों के 3 भेद लिख लीजिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब क्या होता है दीर्घ स्वर, क्या होता है ह्रस्व स्वर, क्या होता है प्लुप्त स्वर, ये है आपका होमवर्क। आप किसी भी व्याकरण की बुक को लीजिए, घर पर एक बार उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़िए, वहां पर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। और मैंने आप लोगों को बताया कि वैसे तो ये छोटी क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन अगर व्याकरण के सेशन की शुरुआत की है तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा, ताकि आगे जो भी टॉपिक हम पढ़े उनमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो घर से एक बार 3 प्रकार जो सुरों के मैंने बताए हैं उन्हें पढ़कर जरा सा आए, और कोई भी डाउट अभी तक के जो पढ़ाया है उसमें हो तो उसे भी नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।